हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को। और ये है 28th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए थे वो आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। तो ये क्लासेस है बेस्ड ऑन नीलेट ओ लेवल एंड CCC सिलेबस, और हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये है आज 6th पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इससे पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनके आंसर मुझे किसी ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं दिए हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से जो कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप हुए हैं वो आपको समझ में आए या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देने होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पहले बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चूज अ सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है A B C D, इसमें से कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है सी कंडीशनल ऑपरेटर को। तो सी कंडीशनल ऑपरेटर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। आप जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं सी कंडीशनल ऑपरेटर को, और इसे कहते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ सिंटेक्स फॉर सी टर्नरी ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे सी टर्नरी ऑपरेटर का क्या सिंटेक्स होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन आपको यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे कंडीशन होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे एक ही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर A। अब देखो यहाँ पे बताया था मैंने, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में जो आंसर होगा वो होगा एक्सप्रेशन 1, और अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो आंसर होगा आपका एक्सप्रेशन 2। तो इस तरीके से सी टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही एक ऑल्टरनेटिव होता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है चूज अ स्टेटमेंट टू यूज सी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन A है एल्स इफ इज़ कंपल्सरी टू यूज़ विद इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एल्स इफ जो होता है वो कंपल्सरी होता है यूज़ करना इफ़ स्टेटमेंट के साथ, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद एल्स इज़ कंपल्सरी टू यूज़ विद द इफ़ स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग है। एल्स एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आप बिना एल्स के भी इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है एल्स और एल्स इफ इज़ ऑप्शनल विद इफ़ स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स और एल्स इफ ऑप्शनल स्टेटमेंट होते हैं, यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये C बिल्कुल ठीक आंसर है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इंट मेन है, इसके बाद यहाँ पे है इफ़ 4 इज़ ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट एफ हो जाएगा हुर्रे, और बाहर है इफ़ के ब्लॉक के बाहर क्या है, प्रिंट एफ यस। तो यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को तो क्या आउटपुट आएगा। ऑप्शन A है येस, ऑप्शन B है हुर्रे येस, ऑप्शन C है हुर्रे और येस, ऑप्शन D है कंपाइलर एरर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर A क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन है 4 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या आपका 4 बड़ा होता है 5 से, नो। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फेल या फॉल्स हुई उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इफ़ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इफ़ के ब्लॉक के बाद जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट एफ में यस, सिर्फ यही प्रिंट एफ होके स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे दिखाई देगा। इसके अलावा हुर्रे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हुर्रे आने के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन 4 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ येस ही आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा कर दूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 4 कर दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। उस केस में आंसर बनेगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हुर्रे के बाद है आपका स्लैश एन जो कि एस्केप सीक्वेंस आप जानते हैं जो न्यू लाइन के लिए होता है, तो हुर्रे फिर न्यू लाइन से आता है येस। तो अगर ये कंडीशन थोड़ी सी उल्टी होती, 5 इज ग्रेटर देन 4 होता, तो आंसर आता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन अभी ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे सी कंपैरिजन ऑपरेटर बोलो या फिर सी रिलेशनल ऑपरेटर बोलो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है इज एक्स रियली इक्वल टू वाई, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स इक्वल टू वाई इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। इसका मतलब है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये भी ठीक है। और इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के टॉपिक को। और आज हम बात करने वाले हैं सी लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के लूप होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है सी लूप्स का कंसेप्ट। In programming, a loop is used to repeat a block of code until the specified condition is met. तो C प्रोग्रामिंग के अंदर लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए। कब तक रिपीट करना है? जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मेट ना कर जाए। ठीक है, आई रिपीट, लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए, ताकि हमें बार बार वो लाइन्स लिखनी ना पड़े। हम ऐसा कोड लिख दे जिसकी वजह से वो लाइंस खुद ही रिपीट हो जाए, उसे बोलते हैं लूप। और जब तक रिपीट करना है जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मेट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, सी प्रोग्रामिंग हैज़ 3 टाइप ऑफ लूप। सी प्रोग्रामिंग के अंदर 3 तरीके के लूप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? फॉर लूप है, इसके बाद है वाइल लूप, इसके बाद है डू वाइल लूप। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको तीनों के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, 1 मिनट, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर फॉर लूप के बारे में। देखो, द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज़, तो ये है सिंटेक्स फॉर लूप का। अब यहाँ पे आपको सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे है फॉर, इसके बाद है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन। अब याद रखना, फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाना होता। ये सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। हालांकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें एंड करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन फॉर लूप में इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बेसिकली इस ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर के बाद जो ब्रैकेट होगा, जो पैरेंथेसिस होगा, उसके अंदर क्या आएगा? पहले आएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन, फिर आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन, सेमीकोलन, फिर आएगा अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो करली ब्रेसेस हैं, यहाँ पर बनेगी बॉडी ऑफ फॉर लूप। क्लियर हो गया? अब देखो किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो ये जो स्टेटमेंट है, जैसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक ही बार चलती है। ठीक है, इसके बाद जो मेन काम है ना, वो यहाँ और यहाँ से होता है। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। तो जैसे ही कंपाइलर फॉर लूप को स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, तो पहले वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पे आता है और इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब जो वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज कर देता है। उसके बाद हम आते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन पे, और यहाँ पे इसे इवैल्यूएट किया जाता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फॉर लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसकी बॉडी में आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो गया है तो उस केस में क्या होगा, जो भी फॉर लूप के अंदर लिखी हुई जो स्टेटमेंट्स है, फॉर लूप की बॉडी में लिखी हुई जो स्टेटमेंट्स है, वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, if the test expression is evaluated to true, statement inside the body of the for loop are executed and the update expression is updated। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली जो स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो कंट्रोल है वो पहुँचेगा कहाँ पर? अपडेट स्टेटमेंट पे। और इन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट स्टेटमेंट अपडेट चलाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद फिर से हम आएंगे टेस्ट एक्सप्रेशन पे और इसे चेक करेंगे।
अगर ये ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स चलाएंगे, अगर फॉल्स है तो फॉर लूप से बाहर टर्मिनेट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसे बोलते हैं लूप, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो ऐसे ही बार बार होता रहेगा जब तक आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये फॉल्स ना आ जाए। जैसे ही फॉल्स आ जाएगा तो लूप टर्मिनेट करके हम बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसका एक फ्लो चार्ट है। पहले हमने फॉर लूप में किया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद हम आ गए टेस्ट एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे देख पा रहे हो आप टेस्ट एक्सप्रेशन। अब अगर ये फॉल्स है, जैसे ये फॉल्स है हम यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप में हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन मान लो ये ट्रू हो जाता है तो हम फॉर लूप की बॉडी में आएंगे और ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर से जाएंगे कहाँ, टेस्ट एक्सप्रेशन पे चेक करने कंडीशन को। अगर ट्रू है तो फिर से यही चलेगा, ठीक है। तो ये बार बार चलता रहेगा जब तक आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन है वो ट्रू है। जैसी वो फॉल्स हो जाएगी वैसे आप लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से काम करता है फॉर लूप। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल फॉर लूप, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट आई एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज नहीं किया, हम इसे फॉर लूप में ही कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने i इज इक्वल टू 1 कर दिया, ये एक बार इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद सेमी कॉलन आई इज लेस देन 11 सेमी कॉलन प्लस प्लस आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसे बोलेंगे क्या, ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है और ये है आपकी अपडेट स्टेटमेंट। प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई, तो इस लूप की बॉडी में क्या है, प्रिंट एफ करनी है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी जब तक आई लेस देन 11 है, जब तक ही होगी, उसके बाद नहीं होगी। और उसके बाद रिटर्न 0 और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे सभी स्टेप्स लिख दिए समझने के लिए। देखो यहाँ पे पहले जो आई है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू 11 से छोटी है। यस, अभी आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन क्या है, 11 है। तो इस केस में हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट एफ हो जाएगी आई की वैल्यू। तो अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो स्क्रीन पर आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ उसके बाद हम वापस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट चलेगी और प्लस प्लस आई एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई है, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, अगर ये ट्रू है तो फिर से आ जाएंगे नीचे। तो यस 2 लेस देन 11 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर अब हम आ गए लूप की बॉडी में और 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। इस तरीके से बार बार क्या होगा, हम ऐसे ही लूप में चलते रहेंगे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो आपका आई है वो लेस देन 11 नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम बार बार चलते रहेंगे, अब मान लो हम बात करते हैं 10 की। अब मान लो इस वक्त आई की वैल्यू क्या थी, 10 थी, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। जैसे मैं इस लूप से बाहर आऊँगी, फिर से ऊपर जाऊँगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 होने के बाद जब मैं वापस से टेस्ट एक्सप्रेशन एवेल्युएट करूँगी तो अब क्या है, आई की वैल्यू 11 है। 11 लेस देन 11 तो नहीं होता है, 11 से छोटा नहीं होता है ना, तो ये हो गया फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और फॉर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे 10 के बाद 11 वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, बिकॉज ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन जो कंडीशन है ये फॉल्स थी। इस केस में हम लूप में एंटर ही नहीं कर पाए, इसीलिए प्रिंट एफ जो है वो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं कर पाया ऑन द स्क्रीन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी ऑन द स्क्रीन यूजिंग फॉर लूप। तो इस तरीके से हमने प्रिंट करवा दिया। अगर मान लो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करती तो मुझे बार बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट 10 बार यूज़ करनी पड़ती 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को यूज़ करने के लिए। बट फॉर लूप से क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा हो गया और बहुत इफेक्टिव भी हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे सेकंड लूप के बारे में जो कि है वाइल लूप। अब वाइल लूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों का काम रिपीटेशन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, इनके सिंटेक्स में फ़र्क है। देखो
द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इज दिस। तो यहाँ पे वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले वाइल लिखा, इसके बाद ब्रैकेट में टेस्ट एक्सप्रेशन, जो कंडीशन है जिस पे हमें चेक करना है वो यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लूप की बॉडी आती है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से वाइल लूप चलता है। द वाइल लूप इवेलुएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पेरेंथेसिस। सबसे पहले वाइल लूप जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होगा और चेक होगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो उस केस में जो भी स्टेटमेंट लिखी है इस लूप की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और क्या होगा, वापस से टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा, इस बॉडी में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है ये चल जाएंगे और फिर वापस से ऊपर जाएंगे और टेस्ट एक्सप्रेशन को फिर से इवेल्युएट करेंगे। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना आ जाए। और अगर पहली बार में ही फॉल्स आ गया या फिर आखिरी में जाके फॉल्स आया, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे सिंटेक्स का फ़र्क है। तो यहाँ पे देखो इसका फ्लो चार्ट गिवन है। टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया, अगर ट्रू है तो वाइल लूप की बॉडी में आ जाएंगे और फिर से ऊपर जाके टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करते रहेंगे और ये लूप इस तरीके से रिपीट करता रहेगा जब तक आपका टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना आ जाए। जैसे ही फॉल्स आ जाएगा हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे टर्मिनेट करके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे वाइल लूप के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, देखो क्या है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब देखो मैंने यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 1 यहाँ मैंने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, बिकॉज वाइल लूप में आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन आता है और जो अपडेट स्टेटमेंट होती है वो इसी लूप की बॉडी में ही लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ++i, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, i के अंदर इस वक्त 1 है और यहाँ पे वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो पहले हमने i के अंदर 1 को इनिशियलाइज कर दिया। अब जब आपका i इज इक्वल टू 1 है तब उस टाइम पर हमने टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया और ये ट्रू आ गया, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है। तो हम आ गए इस लूप की बॉडी में और यहाँ पर प्रिंटएफ करनी है क्या, आपको i की वैल्यू। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, ये प्रिंट हो गया। जैसे ही प्रिंट हुआ इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ++i। तो i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, अब क्या हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीज टू 2। इसके बाद जैसे ही आपकी i की वैल्यू 2 हो गई, हम फिर से जाएंगे यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में और चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी ट्रू है। तो फिर से आएंगे नीचे बॉडी में और यहाँ पर प्रिंटएफ कर देंगे i की वैल्यू मतलब 2। फिर आपकी i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट मतलब 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो i है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी और फिर ++i करूँगी तो एक टाइम पे यहाँ पे वैल्यू 6 भी हो जाएगी। अब उसके बाद जब मैं ऊपर जाके टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट करूँगी तो यहाँ पे क्या है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, नो 6 ना तो 5 के इक्वल है ना छोटा है। तो यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया फॉल्स। इस केस में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉडी में ना आके बाहर हो जाएंगे और लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 तक के नंबर्स ही प्रिंट हो पाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जो आपको मैं बता रही हूँ ना कि चेक करेंगे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है या फिर नहीं है, तो ये सब कंपाइलर चेक करता है, ठीक है। ये सब जो काम है वो कंपाइलर चेक करता है। आप सिर्फ कोड लिखते हैं और आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिल जाता है। कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करता है और रन करने के बाद आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा के देता है। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप के बारे में, जो है डू वाइल लूप। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि किस तरीके से लूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं जो एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं डू वाइल लूप के बारे में। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप बट विद एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह काम करता है, बस यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस रहता है और वो क्या है, देखो। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा लूप है जिसे कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करा जाता ही जाता है, चाहे आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो उस केस में आंसर होगा डू वाइल लूप। ओनली देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बार तो एटलीस्ट आपका लूप जो है वो चलेगा ही चलेगा। तो ये होता है डू वाइल लूप, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा जो आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, द सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप क्या है। तो डू लिखा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख दिया लूप की बॉडी, और यहाँ पे वाइल बाद में आएगा। डू पहले आएगा, फिर आएगा वाइल, और इसके बाद यहाँ पे इसके ब्रैकेट में आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसे हम यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है, यहाँ पे डू पहले है और वाइल नीचे है। यहाँ पे एक्सप्रेशन को बाद में इवेल्युएट करा जा रहा है, पहले हम बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ डू वाइल लूप वर्क्स, किस तरीके से डू वाइल लूप काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, ठीक है। डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो कम से कम एक बार तो चलती है। ओनली देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, तो एक बार चलने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करा जाता है। इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक मिनट, उस केस में क्या होगा, जो बॉडी ऑफ लूप है वो अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस मोर। तो जैसे ही आपका टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वापस से कंट्रोल जाएगा ऊपर और फिर से आपकी बॉडी जो है वो चल जाएगी और टेस्ट एक्सप्रेशन फिर दोबारा इवेल्युएट होता रहेगा। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आपका टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा उस केस में आपका लूप एंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, डू वाइल लूप की बॉडी है, ये चल गई पहले, इसके बाद यहाँ पे नीचे आए, टेस्ट एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट किया। अगर ये ट्रू है तो वापस से ऊपर पहुँच जाएंगे और ये चलता रहेगा लूप इस तरीके से जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है डू वाइल लूप। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे डू वाइल लूप के एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डू वाइल लूप का, प्रोग्राम है टू ऐड नंबर्स अंटिल द यूज़र एंटर्स 0। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम नंबर्स को ऐड करेंगे जब तक कि यूज़र 0 एंटर ना कर दे। जैसे यूज़र ने 0 एंटर कर दिया उस केस में हमें लूप को टर्मिनेट करके बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन डबल नंबर सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डबल टाइप के दो वेरिएबल है, नंबर और सम की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखी है। अब यहाँ पे क्या है, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। जो बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट होगी कम से कम एक बार तो होनी ही होनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डू प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ %lf लगाया हमने डबल के लिए, एड्रेस ऑफ नंबर सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर इसे कहेंगे। अब यहाँ पे है वाइल और यहाँ पे है टेस्ट एक्सप्रेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू 0.0। जब तक नंबर 0 के इक्वल नहीं है जब तक ये लूप चलेगा, जैसे 0 के इक्वल हो जाएगा लूप बंद हो जाएगा। और यहाँ पे लूप के बाहर क्या है, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %.2lf सम। तो यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या है कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। तो यहाँ पे ये है प्रिसीजन के लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट्स आती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो यहाँ पे 2 ही आएंगी। क्लियर हो गया। इसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम से बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही वो डू पे आएगा तो यहाँ पे इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इवेल्युएट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंटर अ नंबर। तो स्कैनएफ से यूज़र ने 1.5 एंटर कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर अपने आप चलेगा, बिकॉज ये बॉडी में ही है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो सम इज इक्वल टू है 0 प्लस नंबर। तो ये इस तरीके से सम में वो नंबर जो है वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपका सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो 0 प्लस नंबर मतलब 0 प्लस 1.5 दैट इज़ 1.5। तो अब सम की वैल्यू 0 ना होकर क्या बन गई, 1.5 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चेक करेंगे नीचे आके क्या जो वाइल में कंडीशन है कि ट्रू या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे जो नंबर है क्या वो 0.0 के इक्वल है, नहीं है। नंबर है 1.5, क्या 1.5 इक्वल टू 0 है, नो। इसका मतलब आप वापस से ऊपर जाएंगे और डू की स्टेटमेंट्स को फिर से चला देंगे। तो फिर से आ जाएगा एंटर अ नंबर, अब डाल दिया 2.4, फिर से सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर हो गया और चेक करेंगे क्या 2.4 इक्वल टू 0 है, नो। फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एंटर अ नंबर, तो -3.4 भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी अलाउड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे देखा -3.4 क्या इक्वल है 0 के, नहीं,
ये भी अभी फॉल्स है, मतलब वापस से ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रा नंबर हमने कर दिया 4.2 एंटर। अब चेक करेंगे क्या 4.2 इक्वल टू 0.0 है, नो, अभी भी ठीक है। वापस से ऊपर जाएंगे और अब की बार हमने एंटर कर दिया 0। तो जैसे ही 0 एंटर किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हो गया नीचे आएंगे वाइल पे और टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ही इवेल्युएट होगा तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0.0, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे 0.0 का मतलब क्या, हमने डबल वैल्यूज लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 इक्वल टू 0 आ गया उस केस में आपका वाइल लूप, जो डू वाइल लूप है, वो टर्मिनेट कर जाएगा और हम आ जाएंगे बाहर और डू वाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी स्क्रीन पर। तो प्रिंट एफ करनी है सम की वैल्यू। तो सम में क्या हो गया, 1.5 प्लस 2.4 प्लस -3.4 प्लस 4.2 प्लस 0, इन सब का सम होके यहाँ पर आ गया 4.70। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल गया। अब मैंने इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो लूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं लूप बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कौन सा होता है, डू व्हाइल लूप। और लूप दैट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस, तो वो कौन सा होता है, डू व्हाइल लूप। मतलब वो लूप जो जब भी एग्जीक्यूट करेगा जब आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन फॉल्स हो तब भी वो एक बार चलता है, वो कौन सा होता है, डू वाइल लूप। तो यहाँ पे एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। देखो, बात करेंगे पहले वाइल लूप की। आपको बताया था वाइल लूप में क्या होता है। देखो, वाइल लूप हमारा ये रहा, जैसे हमने वाइल लूप में एंट्री करी तभी हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन चेक हो गया। तो एंट्री करते वक्त ही यहाँ पे कंडीशन कंट्रोल हो गई है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। और अगर बात करूँ डू वाइल लूप की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू में लिखी हुई स्टेटमेंट्स चल जाती है, उसके बाद ही आप टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हो। मतलब जब एग्जिट कर रहे हो लूप से तब ये इवेल्युएट होंगी। तो यहाँ पे ये होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कौन सा है, और इसके साथ साथ वो लूप जो कम से कम एक बार चलता है वो होता है डू वाइल लूप, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके अलावा सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सी स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन ऑल्टरनेट टू इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था क्या होता है इफ एल्स इफ लेडर, तो ये उसी का ऑल्टरनेट है, जिससे क्या होता है हम मल्टीपल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। तो यहाँ पे स्विच वेरिएबल होता है जिसकी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ पे हम अलग अलग ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स है स्विच केस का या फिर स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर स्विच और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं स्विच वेरिएबल, ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो हम एवेल्युएट करते हैं हर केस की वैल्यूज़ के साथ। जिस भी केस की वैल्यू के साथ वो आंसर मैच करता है वही केस एग्जीक्यूट होगा और उसी केस में लिखा हुआ कोड ही स्क्रीन पर प्रिंट होगा, बाकी सभी केस को इग्नोर करा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट केस, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द केसेस आर नॉट मैच्ड। अगर इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं हुआ तो उस केस में डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। Here we can define various statement in the multiple cases for the different value of a single variable। तो हम सिंगल वेरिएबल जो है स्विच वेरिएबल, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग केसेस में बना सकते हैं और हर केस के लिए हम डिफरेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही केस चल सकता है, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स इफ लेडर का ही ऑल्टरनेटिव है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनके साथ स्विच स्टेटमेंट को हमें इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो फर्स्ट रूल क्या है, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और करेक्टर टाइप। जो स्विच एक्सप्रेशन है ये या तो होगा इंटीजर टाइप का या फिर करेक्टर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ना ये या तो होगा इंटीजर का या फिर करेक्टर टाइप का, इसके अलावा और कोई टाइप यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे रूल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और करेक्टर कांस्टेंट। जो केस की वैल्यू होगी यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये या तो होंगी इंटीजर या फिर करेक्टर, इसके अलावा और कोई वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड रूल है, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। तो केस वैल्यू का इस्तेमाल आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही करेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट रूल के बारे में, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। आपने देखा होगा यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये होती है ऑप्शनल, चाहो तो लगाए चाहो तो ना लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो स्विच स्टेटमेंट का जो मेन यूसेज है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होती है ऑप्शनल। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच्ड केस। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, देखो जो भी केस आपका मैच करेगा उस केस के मैच करने के बाद नीचे जो भी केस होंगे वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच्ड केस। जिस भी केस के साथ वैल्यू मैच करेगी उस केस के नीचे लिखे हुए सभी केस अपने आप चल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर ब्रेक ही नहीं था इसीलिए। तो जब ऐसा होएगा तो इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉल थ्रू द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट। इसे बोलते हैं फॉल थ्रू, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो सी की स्विच स्टेटमेंट है उसका मेन यूसेज इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस में से सिर्फ एक ही ऑपरेशन इवैल्यूएट होए, ठीक है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक केस मैच होने के बाद बाकी केस भी अपने आप ही एग्जीक्यूट कर जाएंगे, जिससे हमारा जो मेन यूसेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर वी आर एज्यूमिंग दैट देयर आर द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिख दी हैं वैलिड स्विच, इनवैलिड स्विच, वैलिड केस और इनवैलिड केस के लिए। यहाँ पे सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर स्विच एक्स है और मान लो यहाँ पे जो एक्स है वो इंटीजर टाइप का, तो इस केस में ये बिल्कुल ठीक है। स्विच एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये बिल्कुल ठीक है। स्विच ए प्लस बी माइनस 2, ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्विच फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एक्सप्रेशन भी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इनवैलिड स्विच की। तो यहाँ पे स्विच है ब्रैकेट में एफ है, तो यहाँ पे ये मान लो ये जो एफ है ना ये आपका है फ्लोट टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पे मान लो ऐसा है फ्लोट एफ इज इक्वल टू 8.7। तो जो फ्लोट है ये आपका जो एफ है ये फ्लोट है, तो यहाँ पे आप फ्लोट को नहीं यूज़ कर सकते, तो स्विच एफ इज़ इनवैलिड। अब यहाँ पे है स्विच एक्स प्लस 2.5, ये भी है इनवैलिड बिकॉज 2.5 आपका अगेन क्या है फ्लोटिंग नंबर है जो अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं वैलिड केस के बारे में। तो केस 3 इज़ वैलिड बिकॉज ये इंटीजर है। केस ए इज़ वैलिड बिकॉज ये क्या है आपका करेक्टर है। केस 1 + 2 वैलिड है। केस एक्स ग्रेटर देन वाई वैलिड है। यहाँ पे एक्स क्या है आपका करेक्टर है, वाई क्या है करेक्टर है। अब यहाँ पे इनवैलिड केस क्या है, केस 2.5 इनवैलिड बिकॉज ये क्या है फ्लोट है। केस एक्स इनवैलिड बिकॉज एक्स आपने करेक्टर में नहीं लिखा हुआ। केस एक्स प्लस 2 इनवैलिड। केस 1, 2, 3 इनवैलिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 1, 2, 3 और एक दे दिया ये वाला 4th। आपको बताना इनमें से वैलिड कौन सा है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट के बारे में। तो बहुत ही आसान सा इसका फ्लो चार्ट है। देखो क्या है, पहले यहाँ पे है स्विच का एक्सप्रेशन, तो इसे हमने क्या इवेल्युएट करने के बाद हम हर एक केस पे जाएंगे। केस 1 पे गए, अगर ये मैच हुआ तो इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी और ब्रेक के बाद हम बाहर आ जाएंगे अपने स्विच से। अगर ये अनमैच हुआ, अनमैच होने के केस में हम नीचे आ जाएंगे, केस 2 पे चलेंगे। केस 2 अगर मैच हो गया तो स्टेटमेंट चल जाएगी इसकी और ब्रेक होके बाहर आ जाएंगे स्विच से। अगर ये भी अनमैच हुआ तो उस केस में हम केस
n पे आएंगे, मतलब 1 2 3 4 कितने भी केस हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे केस n है। इसके बाद अगर ये मैच हो गया तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट चला देंगे और ब्रेक को चला देंगे। अब मान लो ये भी अनमैच हुआ, तो अनमैच होने के बाद आपको एंड में डिफ़ॉल्ट वाला केस चलाना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट केस जब चलता है जब आपके सभी केस अनमैच हो गए हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट चल जाएगी और ब्रेक भी हो जाएगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे बाहर स्विच से। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, जहाँ पे हमको कंप्लीट समझ में आएगा किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन है, इंट नंबर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे नंबर वेरिएबल के अंदर हमने 0 को इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे है printf एंटर अ नंबर scanf %d एड्रेस ऑफ नंबर। तो यहाँ पे स्क्रीन पर पहले हम एक नंबर एंटर करवाएंगे। अब उस नंबर को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच और नंबर है, तो नंबर की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे रखी जाएगी, और वो जो नंबर की वैल्यू है वो हर एक केस की वैल्यू से मैच करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो आउटपुट एंटर अ नंबर, तो मान लो यूज़र ने कीबोर्ड से 4 डलवा दिया। अब जैसे ही 4 डल गया तो इस नंबर में आ गया 4, तो स्विच और यहाँ पे आ गया 4। तो 4 क्या है, आपका एक इंटीजर नंबर है, इसलिए एक्सप्रेशन में अलाउड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, केस में यहाँ पर 10 है, केस वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, केस 10 printf नंबर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या नंबर आपका 10 के इक्वल है, आपको इस नंबर की वैल्यू इस केस की वैल्यू से मैच करनी है। क्या है, मैच हो गया, नो 4 इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम इस केस में नहीं जाएंगे, ये अनमैच्ड है। ठीक है, ब्रेक करके बाहर, यहाँ पर केस मैच करेंगे, क्या 50 इक्वल टू 4 है, नो, यहाँ से भी बाहर, क्या 100 इक्वल टू 4 है, नो। इसका मतलब सभी केस हो गए अनमैच, तो हम डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही, तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। अब स्क्रीन पे आएगा नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10 50 और 100, तो ये स्टेटमेंट अपने आप प्रिंटफ हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ गया नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10 50 और 100। अब एक और केस समझो, यहाँ पर हमने दोबारा से इसे रन किया और इस बार हमने एंटर नंबर करके 50 डलवा दिया। तो अब देखो यहाँ पे स्विच नंबर में 50 आ गया, क्या केस 10 चलेगा, नो, यहाँ पर 10 50 के इक्वल नहीं है, ये मैच नहीं हो पाए, मतलब ये अनमैच्ड है। लेकिन जैसे ही हम इस वाले केस पे आए तो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 50 मैच हो गया। जैसे ही मैच हुआ तो यहाँ पर printf हो गया नंबर इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया नंबर इज इक्वल टू 50। अब इसके बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद हम डायरेक्टली आ गए बाहर स्विच से, यहाँ पे जो इसका ब्लॉक है इससे बाहर आ गया रिटर्न 0 और प्रोग्राम हो गया बंद। ब्रेक के बाद आप बाकी के केस को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अगर ब्रेक नहीं लगाती तो इसके बाद ये भी चलता और ये भी चलता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने स्विच को इम्प्लीमेंट किया। वी कैन यूज़ एज मैनी स्विच स्टेटमेंट एज वी वांट इनसाइड अ स्विच स्टेटमेंट, तो हम एक स्विच के अंदर और भी स्विच का यूज़ कर सकते हैं जितना भी हम चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट। आपको बताया था जब एक के अंदर एक को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं नेस्टिंग। तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। जब हम एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच यूज़ करेंगे तो उसे बोलेंगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे सी में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, द ब्रेक इज़ अ कीवर्ड इन सी विच इज़ यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे जो ब्रेक है ना वो एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, और इसका मेन काम क्या है कि प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप से बाहर लेके आया जाए। अब ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और आपने देखा है कि स्विच के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच के साथ तो हम ऐसे यूज़ करते हैं ब्रेक को, ताकि अलग अलग केस एग्जीक्यूट हो पाए, सभी केस एक साथ ना चल पाए, तो ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं स्विच के केस में। बट यहाँ बात करते हैं कि लूप्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं ब्रेक को। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप 1 बाय 1। अगर मान लो आपने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप है, तो उस केस में कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, 1 बाय 1 काम करेगी। पहले वो अंदर वाले लूप को देखो, इन केस ऑफ नेस्टेड लूप इट ब्रेक्स द इनर लूप फर्स्ट एंड देन प्रोसीड्स टू आउटर लूप। तो अगर आपने नेस्टिंग का इस्तेमाल किया है, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप है, तो उस केस में पहले अंदर का लूप ब्रेक होगा, उसके बाद बाहर का लूप ब्रेक किया जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं दो सिनेरियो में, स्विच केस में और विद लूप में। ठीक है,
तो अब बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो यहाँ पे है सिंपल लूप या फिर स्विच केस है ऊपर, और यहाँ पर है ब्रेक। तो ब्रेक जैसे ही हुआ वैसे ही क्या होगा, आप बाहर आ जाओगे लूप से या फिर स्विच केस से। तो यहाँ पे देखो क्या है, मान लो यहाँ पर है वाइल लूप, तो वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोड है और यहाँ हमने इफ़ लगा दिया, इफ़ कंडीशन टू ब्रेक। तो अक्सर हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के साथ, इफ़ एल्स के साथ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसका कोड है, और देखो वाइल लूप के अंदर ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इफ़ को भी यूज़ कर लिया है। तो इफ़ यहाँ पे वो कंडीशन लगानी है जहाँ पर ब्रेक होना है, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम ब्रेक कर जाएंगे और हमारा जो एरर है देखो बाहर आ गया, मतलब लूप का कंट्रोल से हम बाहर आ चुके हैं। यह है वाइल लूप, यह है डू वाइल लूप। यहाँ पे क्या है, डू स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम ब्रेक करेंगे और सीधा हम डू वाइल लूप से बाहर। बात करें फॉर की, तो आप किसी भी लूप के साथ ब्रेक लगा सकते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट स्टेटमेंट, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम ब्रेक करके लूप से बाहर। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद वॉइड मेन है। अब यहाँ पे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं या फिर आप इंट मेन भी लिख सकते हैं। अगर आप वॉइड मेन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिटर्न 0 की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद इंट आई है और यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस लिखो या फिर प्लस प्लस आई, दोनों ही अपडेट ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है लूप की बॉडी और फिर एक और स्टेटमेंट जो लूप के बाहर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई। इसके बाद हमने चेक किया टेस्ट एक्सप्रेशन, क्या 0 लेस देन 10 है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, हम लूप की बॉडी में एंटर कर गए और यहाँ पे प्रिंट एफ कर दी आई की वैल्यू, मतलब 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसके बाद चेक किया क्या 0 इज इक्वल टू 5 है, नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, ऊपर जाएंगे। फिर से हम यहाँ पर आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, पहले 1 होगी आई की वैल्यू। अब 1 होने के बाद चेक करेंगे 1 लेस देन 10 है, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, प्रिंट एफ आई की वैल्यू, तो 1 प्रिंट कर दिया। अब क्या 1 इज इक्वल टू 5 है, नहीं है, ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से बार बार रिपीट करेंगे। तो एक टाइम पर यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर जैसी आई की वैल्यू प्रिंट एफ होगी, उसके बाद जैसी आई इज इक्वल टू 5 ये इफ़ का टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, उस केस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमें लूप से बाहर आना है और फर्दर हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसे स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इज इक्वल टू %d, मतलब आई की किस वैल्यू के लिए आप लूप से बाहर आए, तो आई की 5 वैल्यू के लिए लूप से बाहर आ गए हम, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट ने यहाँ पे हेल्प करी और जैसे ही ब्रेक आया तो हम लूप से डायरेक्टली बाहर आ गए, प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया लूप से, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो लास्ट है, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे है सी कंटिन्यू स्टेटमेंट। The continue statement in C language is used to bring the program control to the beginning of the loop। अगर बात करूँ ब्रेक की, तो ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को ख़त्म कर देता है, लूप से बाहर ले आता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो ये प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में लेके चला जाता है, ठीक है। The continue statement skips some lines of code inside the loop and continues with the next iteration। तो continue statement क्या करता है, जो लूप में बाकी की lines of code है उसे skip कर देता है और वापस से next iteration के साथ continue करता है loop को। तो it is mainly used for a condition so that we can skip some code for a particular condition। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करवाना होता है, तो वहाँ पर हम प्रोग्राम में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे लूप की स्टेटमेंट से इसके बाद कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू लिख के सिर्फ सेमीकोलन लगाना है। सम लाइन्स ऑफ कोड विच इज़ टू बी स्किप्ड। तो कंटिन्यू के बाद जो भी कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है वाइल, यहाँ पे डू वाइल, यहाँ पे फॉर लूप है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे वाइल है, हम कंटिन्यू का इस्तेमाल भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ ही करते हैं या फिर सिंपली इफ़ के साथ भी कर सकते हैं। मोस्टली केस में हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का। जैसे ही इफ़ के टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू होते ही हम देखो वापस से हमारा जो एरो है वो लूप की स्टार्टिंग में पहुँच गया। बात करें डू वाइल की, तो यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू आया तो हमारा जो कंट्रोल है वो बिगिनिंग ऑफ द लूप में चला गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे
जैसे ही कंटिन्यू हुआ तो वापस से हम बिगिनिंग ऑफ द लूप में चलेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन है, इंट आई इज इक्वल टू 1, मतलब हम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से इनिशलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक लूप जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा ऑन द कंसोल स्क्रीन। फॉर लूप है यहाँ पे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन आई इज लेस देन इक्वल टू 10 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। इफ़ आई इज इक्वल टू 5, तो आई जैसे ही 5 हो जाएगा उस केस में आपको कंटिन्यू करना है। तो आई की वैल्यू 5 जब होगी तभी कंटिन्यू हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ़ आई इज इक्वल टू 5 इट विल कंटिन्यू द लूप। इसके बाद प्रिंटफ और एंड ऑफ द लूप। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम नीचे आए, इफ़ चला नहीं यहाँ पे बिकॉज 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे प्रिंटफ हो जाएगा क्या, परसेंटेज डी आई की वैल्यू, ये अभी लूप के अंदर ही है, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो 1 प्रिंट हो गया। ऐसे ही 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही 4 के बाद क्या ऊपर गए तो आई की वैल्यू 5 हो गई। जैसे ही 5 वैल्यू हुई यहाँ पर इफ़ का टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब 5 इज इक्वल टू 5। उस केस में कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही कंटिन्यू हुआ तो लूप की बाकी स्टेटमेंट हमें स्किप करनी पड़ी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, 4 के बाद 5 तो यहाँ पे आया ही नहीं बिकॉज 5 के लिए आपका लूप कंटिन्यू हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही 5 हुआ टेस्ट एक्सप्रेशन 5 इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू हो गया, और जो कंटिन्यू ने क्या किया, जो कंट्रोल है वो एकदम बिगिनिंग में ले आया, मतलब वापस से अब 5 के लिए ये स्किप हो चुका है। अब 6 आएगा, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू की हेल्प से हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करवा दिया। तो ऐसे काम करता है कंटिन्यू, और ब्रेक कैसे काम करता है आपको मैं समझा चुकी हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी के भी मन में तो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स, ठीक है। तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे लूप्स और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, और प्लस में स्विच स्टेटमेंट पे भी, ठीक है, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और यह है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।